welcome back. So let's begin with the new episode of this chapter, that is the male reproductive system. Student, इस पूरे वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा. Clear student? As you already know that the puberty age starts at the age of 12 to 14 in case of male. Clear student? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है? व्हाट आर द वेरियस ऑर्गन्स दैट आर इंक्लूडेड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले तो आपको देखना होगा मोस्ट ऑफ द पार्ट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दे आर फ्यू आर आउटसाइड एंड फ्यू आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आल्सो. क्लियर? सो लेट अस डिस्कस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पहले आप सारे पार्ट्स के नाम आप जान लो. After that, I will explain each and every part in detail. Clear? Comparative point of view से जो जरूरी है वो बातें भी मैं बताऊंगा. आपका एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वो भी हम लोग कवर करेंगे. क्लियर? कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी I will definitely tell you. Clear? Which are often required in some other competitive examination other than the NEET exam. Clear? So, a student. The male reproductive system consists of primary sex organs, some accessory glands. ये सारी चीजें इसमें included हैं. Clear? You can see both the diagrams. दो different view मैंने आपको दिखा रखा है. Both the diagrams are given in NCERT. Clear? ये front से आप देखोगे, ये side view है, lateral view आप देख सकते हो. So there is a testis. The reproductive system includes. आप देखोगे human reproductive system में क्या क्या होता है? Testis है. क्लियर? फिर आप देखोगे वैस डिफरेंस है. उसके बाद आप देखोगे सेमिनल वेसिकल है. क्लियर? बहुत सारे पार्ट्स हैं आप देखोगे. टेस्टिस इज देयर. फिर टेस्टिस से एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हैं. आई विल डिस्कस इन डिटेल. ये सारी चीजें मैं आपको पूरे डिटेल में एक बार बताऊंगा. क्लियर? फिर बहुत सारे डक्ट सिस्टम आप देख रहे हो यहाँ पे. रेटिटेस्टिस है, वासा डिफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है. क्लियर स्टूडेंट? देन सेमिनल वेसिकल है. क्लियर? उसके बाद ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. दिस इज द यूरेथ्रा. क्लियर? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन दैट इज द पेनिस. क्लियर? ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं. उसके बाद एसेसरी डक्ट्स आर देयर, ग्लैंड्स आर देयर. सो the important glands are, you can say, prostate gland and then bulbourethral gland or the Cowper's gland. Clear? इसके अलावा seminal vesicle भी ये कुछ substance का secretion करती है. So detail में जब मैं बताऊंगा तो you will know each and everything. Clear student? तो let us begin with the testis. Testis को शुरू करने से पहले I would like to tell you that the testis remains enclosed in scrotum or the scrotal sac. There is a single scrotum. आप देखोगे इस तरह से scrotum होता है. ये scrotum है and these are the two testes. Clear? ये एक skin का बना रहता है. outer skin है, थोड़ी सी hard skin है as compared to other organ of the body. तो scrotum क्या है? एक skin का structure है and it remains outside the body. Clear? जब भी बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है स्टूडेंट, तो जब 7 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर आ जाता है और 7 मंथ तक वो एब्डोमेन के अंदर ही रहता है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट. क्लियर? तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम, ये आप जानो. स्क्रोटम क्या है? टेस्टिस के बाहर की कवरिंग होती है. क्लियर? Or there is a single scrotum but divided into two chambers. These two are called as the scrotal sac. Scrotal sac बोलते हैं. Now advantage of scrotum. Scrotum का advantage क्या होता है? ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. क्लियर? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म ऑलवेज रिक्वायर 2 to 2.5 और 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. तो उसको मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम होता है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है.
क्लियर स्टूडेंट? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन का टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है। क्लियर? तो अगर एब्डोमेन के अंदर होगा तो बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी और आप कह सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो पूरा ठीक से नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होता भी है तो स्पर्म्स कैन नॉट टॉलरेट दैट मच टेम्परेचर एंड दे विल डेफिनेटली डाई। क्लियर? कभी कभी किसी किसी एबनॉर्मल केस में ह्यूमन का स्क्रोटम जो है वो अंदर ही रह जाता है एब्डोमेन में, तो ऐसे लोग स्टेराइल हो जाते हैं क्योंकि वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि ये जो टेस्टिस होता है हमारा वो स्क्रोटम की वॉल से जब अटैच रहता है, तो जिस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। दिस इज कॉल्ड एज वेल, यहां पे एक नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्यूबर्नाकुलम। यहां पे ये आप देख सकते हो, ये दोनों टेस्टिस है, these two are the testes and they remain attached to the wall of the scrotum। स्क्रोटम की वॉल से यहां पे अटैच रहते हैं। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। क्लियर? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, नीट में तो नहीं पूछता है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट दूसरे और एंट्रेंस एग्जाम और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहां बायोलॉजी का पोर्शन है वहां पे ये अक्सर पूछा जाता है। क्लियर? इवन ये आईएएस और पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी जो लोग बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं आगे तो उनमें ये पूछा जाता है, जनरल साइंस में भी ये पूछा जाता है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द स्क्रोटम। स्टूडेंट, नाउ कम टू द टेस्टिस। लेट अस डिस्कस अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो टेस्टिस क्या है? 2 इन नंबर, देयर आर 2 टेस्टिस, 2 होते हैं। क्लियर? ओवल शेप्ड होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। क्लियर? ये पिंकिश इन कलर, दे आर पिंकिश इन कलर। क्लियर? पिंक कलर के होते हैं। क्लियर? और दे आर सराउंडेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजेनिया। ऐसे तो 3 लेयर होती है टेस्टिस के बाहर, ठीक है, लेकिन आप देखोगे जो मेन लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका एल्बोजेनिया की लेयर होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई शीथ होती है जो पूरे टेस्टिस को कवर करके रखती है। क्लियर स्टूडेंट? अब लेट अस सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। आपके सामने ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाई दे रहा है। व्हेन वी कट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, आप ध्यान से देखते रहिए, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखाई देता है कि इसमें 200 से लेकर 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये आप इस तरह से लोब देख सकते हैं। अगर ये हमारा टेस्टिस है तो यहां पे आप देखते हो इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 200 to 250 या कुछ किताबों में 300 तक लिखा हुआ है। तो दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर? अब इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर स्टूडेंट जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है टेस्टिस की वो सिचुएटेड होती है, दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर? तो ईच एंड एवरी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव 1 to 3 highly coiled, 1 to 3 highly coiled सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर नथिंग बट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। किसी बुक में लिखा रहता है 1 to 4, तो वो भी गलत नहीं है। क्लियर? एनसीईआरटी में 2 to 3 लिखा हुआ है या 1 to 3 लिखा है, बट यहां पे आप देखोगे 1 to 4 हो सकता है। दीज आर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि मैं अभी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक टीएस काट के दिखाऊंगा, क्योंकि द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इट इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में भी है, टेस्टिस का टीएस ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो थ्रू अ सेपरेट वीडियो आई विल शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? तो यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। क्लियर? उसके अंदर आप देखोगे कि जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स होती है, उसके बाद सर्टोली सेल्स होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को। ये सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर? अब उसके बाद स्टूडेंट देखो नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है क्या? रेटिटेस्टिस। यानी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहां से देख रहे हो निकल के
टेस्टिकुलर लोब्यूल से निकल के ये थोड़ा सा बाहर आती हैं और एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेटिटेस्टिस। ये पोर्शन रेटिटेस्टिस कहलाता है। क्लियर? आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से अब ये रेटिटेस्टिस में जाएंगे और फिर रेटिटेस्टिस से आप देखते हो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। क्लियर? जो टेस्टिस के बाहर आ जाते हैं। अब नाउ दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज द वासा इफरेंसिया। क्लियर? यानी पहले सेमनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, फिर रेटिटेस्टिस हुआ, फिर वासा इफरेंसिया हुआ। अब ये कहां पे आता है स्टूडेंट? डॉर्सल सरफेस पे आता है। टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे ये सारी चीजें बाहर आती हैं, यानी वासा इफरेंसिया टेस्टिस के बाहर अब निकल के आ गया, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे आ गया। क्लियर? और आने के बाद आपस में जुड़ के ये वासा इफरेंसिया आपस में जुड़ के फिर हाईली कॉइल्ड, आप ब्लू कलर से देख रहे हो, मैंने दिखाया हुआ है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड है। दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस बनाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली इट इज शोन। ये जो ब्लू है मैंने सिंगल दिखाया, बट बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज भी होता है स्पर्म का। क्लियर? इस जगह पे स्पर्म का टेम्परेरी स्टोरेज भी होता है। क्लियर? अब एनसीईआरटी में तो इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं दिया, बट यू शुड नो दिस एपिडिडाइमिस। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये जो बाहर वाला पार्ट है देखते हो, ऊपर वाला पार्ट, जो ऊपर वाला आउटर पार्ट है बाहर में ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज द कैपुट एपिडिडाइमिस। क्लियर? ये अपर पार्ट होता है। उसके बाद मिडिल पार्ट जो होता है उसको बॉडी और कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा नैरो होता है। आप देखो मैंने बनाया भी है, यहाँ पे थोड़ा सा नैरो मैंने कर दिया है। ये भी ब्रॉडर है, ये भी ब्रॉडर है, यानी अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ देयर ब्रॉडर। और ये जो मिडिल पोर्शन है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी और कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोल रहे हैं, ये क्या है स्टूडेंट? ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है। फिर नीचे वाला जो बेस होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, और कॉडा एपिडिडाइमिस। कॉडा मींस टेल होता है। क्लियर? कॉडा एपिडिडाइमिस इसको नाम दिया जाता है। उसके बाद फिर आप देखोगे, फिर ये सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो भी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस में, ये फिर बाहर की ओर निकलते हैं। क्लियर? और एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वायस डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है आई विल टेल यू इन अ सेपरेट वीडियो। Humans are unisexual and viviparous. The major reproductive organs include the external genitalia, like the penis in males and the vulva in females, along with a number of internal organs including the gamete producing gonads like the testicles in males and the ovaries in females. Let us learn about the organs of the male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvic region. It includes the testes, accessory ducts, accessory glands, and external genitalia. The testes are covered by a sac-like protuberance of skin and muscles called the scrotum. The scrotum lies between the penis and the anus. The testes need to be at a temperature of 2 to 2.5 degrees less than the body temperature to produce sperms. Hence, the scrotum is outside the body and has a temperature lower than the body. The testes are oval in shape, with a length of about 4 to 5 centimeters and a width of about 2 to 3 centimeters. The testes are surrounded by a tough connective tissue capsule called the tunica albuginea. Each testes has 250 compartments called testicular lobules. Each lobule in turn contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. The lining of each seminiferous tubule is called the germinal epithelium and contains the male germ cells known as
the spermatogonia and Sertoli cells. The male germ cells undergo meiotic division to form mature sperm cells. This process is called spermatogenesis. The Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. The regions outside the seminiferous tubules contain blood capillaries and nerve fibers, and small groups of large glandular cells are called interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. Reti testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens are the male accessory ducts. The rete testis is a network of ductules formed by the seminiferous tubules. Vasa efferentia are ciliated ductules that arise from the rete testis. They collect sperms and transfer them to the epididymis. The epididymis is a long, narrow, highly coiled tubule present along the posterior surface of the testis. It is divided into three parts: anterior, caput epididymis; middle, corpus epididymis; and posterior, cauda epididymis. The epididymis stores the sperms temporarily and nourishes them. The epididymis leads to vas deferens that ascends into the abdomen and curves around the ureter and loops over the urinary bladder. It extends backwards and receives the duct from the seminal vesicle and finally opens into the urethra as an ejaculatory duct. The neck of the urinary bladder, ejaculatory duct, and prostate gland open into the urethra or urinogenital canal. The urethra extends through the penis to its external opening called the urethral meatus or urinogenital aperture. The urethra is the common passage for urine and semen. The male accessory glands include a pair of seminal vesicles, a prostate, and a pair of bulbourethral glands. They secrete seminal fluid that contains fructose and prostaglandins. The prostate gland is present at the base of the urinary bladder around the base of the seminal vesicle. It opens into the urethra through many ducts. The prostatic fluid contains calcium, citrate, and phosphate ions. The bulbourethral glands or Cowper's glands are pea-sized structures lying posterior to the prostate gland and at the base of the penis. Their secretions help in the lubrication of the penis. The external genitalia in males is called the penis. The penis is a copulatory organ and is covered by a loose sheath of skin. The skin that hangs over the tip of the penis is known as the prepuce or foreskin. It is made up of special tissues like corpora cavernosa and corpus spongiosum. The tip of the penis, covered by the prepuce, is called the glans penis. The penis, urethra, vas deferens, and Cowper's gland together help in copulation and in the deposition of sperm within